अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम जवेद यूसुफ है। मैं बायर के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फील्ड सोल्यूशन डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ। और मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद रिजवान हमीद है और मैं बायर पाकिस्तान में मार्केट डेवलपमेंट एग्रोनॉमिस्ट के तौर पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। नाजरीन, आज हम आपके लिए एक बायर का प्रोग्राम लेकर आए हैं जिसका नाम है बायर भरपूर कपास प्रोग्राम। इसमें हम आपको बताएंगे कि बायर के पास कपास को बेहतर करने के लिए और क्या क्या मशवरे हैं और आप हमारे पास क्या उसके मसाइल हैं कपास के और उसके क्या हल हैं। तो हमारे पास बायर के इस भरपूर प्रोग्राम को आपको बताने के लिए हमारे पास बायर के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के डिपार्टमेंट में से सईदुर रहमान साहब और मोहम्मद इखलाक साहब मौजूद हैं। सही साहब, सबसे पहले अगर आप पाकिस्तान में कपास की मौजूदा सूरत हाल पर रोशनी डाल दें। कपास हमारे लिए बहुत अहम फसल है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछला साल कपास के लिए बहुत मुश्किल साल था। एक साइड पे हमारा रकबा कम हो रहा है, कपास की काश्त तकरीबन 2 मिलियन हेक्टेयर से भी नीचे चली गई है, और दूसरी साइड पे अगर हम देखें तो हमारी पैदावार में काफ़ी कमी हो रही है। अभी हम जो है 5.5 मिलियन बेल्स के ऊपर पहुंच गए हैं। तो इसका मतलब ये है, ये वो पैदावार है जो हमने 1992 में ली थी, मतलब कि हम तकरीबन 30 साल पीछे जा चुके हैं। जब हम दूसरी कंट्रीज़ को देखते हैं जैसे चाइना है, ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ पे कपास की पैदावार बढ़ रही है। पाकिस्तान की तरह की कंट्री के लिए ये लम्हा फिक्रिया है कि जहाँ पे हमारी पैदावार बहुत कम हो चुकी है। अगर हम अपनी कंजप्शन की बात करें तो हमें अपनी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको फीड करने के लिए तकरीबन 14 मिलियन बेल्स चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि पैदावार और कंजप्शन में बहुत बड़ा गैप होता जा रहा है। इसलिए हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं कि इसकी वजूहात को देखें और हम अपनी पैदावार कैसे बढ़ा सकते हैं, इस पर थोड़ी बात करें। बहुत शुक्रिया सईद साहब, आपने ये जो कपास की मुल्क में अहमियत है इस पर रोशनी डाली और हमारी रहनुमाई की। इसको देखते हुए कपास की हमारे मुल्क में क्या अहमियत है, अखलाक साहब इस पे हमारी थोड़ी सी रहनुमाई करें। जी, कपास हमारी मुल्क की मईशत के लिए एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। अगर हम इशारियों के ऊपर बात करें तो जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो तकरीबन कोई कमोबेश 180 अरब की इंडस्ट्री है, और उसका जो मेजर रॉ मटेरियल है वो कपास से आ रहा होता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो खुर्दनी तेल में तकरीबन 70% जो है वो बनोला आयल से हमें आ रहा होता है। तकरीबन 18 लाख के करीब जो घराने हैं उनका बिलवास्ता या भिलावास्ता ताल्लुक ज़राअत से होने की वजह से ये उनके लिए आमदनी का एक ज़रिया भी है। और ख़ास तौर पे अगर आप देखें तो वो हमारी देहाती ख़वातीन जो चुनाई के प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व हैं, तो उनके लिए एक वाहिद आमदनी का जो है वो ज़रिया है। तो कपास की अहमियत से जो है ना वो इनकार नहीं किया जा सकता किसी भी सूरत। बहुत बहुत शुक्रिया अखलाक साहब, आपने कपास की अहमियत पर रोशनी डाली। सही साहब, जैसे आपने बताया कि हम 1992 में जितनी प्रोडक्शन ले रहे थे उस पर हम आ चुके हैं इस वक्त, तो आप थोड़ा इस पर रहनुमाई कर दें कि आखिर क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से कपास की काश्त में कमी वाक़या हो रही है। ये बहुत अहम सवाल है। असल में इसकी बहुत सारी वजूहात में हैं जो हमारी कपास की काश्त में पैदावार में कमी आ रही है। उसकी सबसे बड़ी वजह तो लैक ऑफ टेक्नोलॉजी है। हमने अपने आप को डेवलप नहीं किया टेक्नोलॉजी के हवाले से कपास में। अगर हम पाकिस्तान में देखें तो हम अभी तक बोर्डगार्ड 1 के ऊपर खड़े हुए हैं, जहाँ पे हम एक जीन क्राइबन AC की बात करते हैं, और वो भी उसकी क्वांटिफिकेशन प्लांट के अंदर पूरी नहीं है। जब आप दूसरी दुनिया को देखें, जो मॉडर्न कंट्रीज़ जो कपास की ज़्यादा पैदावार ले रहे हैं, पहले हमने जिक्र किया जैसे US है, ऑस्ट्रेलिया है और दूसरी कंट्रीज़, वहाँ पे जो है दुनिया BT टेक्नोलॉजी में बोर्डगार्ड 3 इवन 4 तक पहुँच गई है। तो टेक्नोलॉजी ऐसी भी अवेलेबल है जिससे थ्रिप्स का कंट्रोल भी मिलता है, और उससे करने से आपको जड़ी बूटियों का आप राउंडअप का ऊपर स्प्रे कर सकते हैं खड़ी कपास के ऊपर। तो उसके अलावा थ्रिप्स के अलावा लाइगर्स, जो थ्राइवोन टेक्नोलॉजी जिसको कहते हैं, तो वो दुनिया में मौजूद है। हमने इस टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान में जगह नहीं दी, जिसकी वजह से हमारी बायोटेक्नोलॉजी कपास के अंदर है वो काफ़ी पुरानी हो चुकी है। इसके अलावा बड़ा जो मसला है वो बीज का जो है वो है क्वालिटी का मसला है। इसमें एक तो तस्दीक शुदा बीज का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना होना, और दूसरा बीज की क्वालिटी, उसकी जर्मिनेशन का कम होना, दूसरे तरीके से जिस तरह से हम प्रोडक्शन करते हैं बीज की वो प्रोसेस पूरे एडवांस नहीं है, और फार्मर को अच्छे बीज तक रिसाई नहीं है। तो बीज भी एक बहुत बड़ी वजह है
बीज की क्वालिटी भी, पैदावार के कम होने की। इसके अलावा माहौलियाती तब्दीलियाँ, जैसे आप जानते हैं पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द टॉप कंट्री जो माहौलियाती तब्दीलियों से हिट हो रहा है। तो इसमें माहौलियाती तब्दीलियाँ, गर्मी ज़्यादा हो रही है, वेदर पैटर्न बदल रहे हैं, कभी बारिश बहुत ज़्यादा आ जाती है, कपास के स्टार्ट में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो ये सारी माहौलियाती तब्दीलियाँ भी इस चीज़ की नुमाइंदगी करती हैं कि हमें अपने क्रॉपिंग पैटर्न, टाइम ऑफ सोइंग, पेस्ट जो सिचुएशन, इन सब चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। इसके बाद अगली जो बड़ी वजह मेरे नज़दीक वो ये है कि हमारा पेस्ट जो है वो शिफ्ट हो रहा है। जैसे वाइट फ्लाई जो है, सफ़ेद मक्खी, वो बहुत बड़ा मसला बनती जा रही है। जो प्रोडक्ट हम एक ही केमिस्ट्री को बार बार इस्तेमाल करके हम कीड़ों को जो है उसके अगेंस्ट जो रेजिस्टेंट बना देते हैं अनफॉर्चुनेटली, तो ये चीज़ें बाद में मोड ऑफ एक्शन उतने ज़्यादा नहीं होते। वाइट फ्लाई एक मॉन्स्टर बना हुआ है पाकिस्तान में। पिछले साल हमने किसानों से जो बात की, उन्होंने हमें बताया कि वाइट फ्लाई जो है एंड पे आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। तो इसका मतलब ये है कि कीड़ों का मुनासिब राइट टाइम के ऊपर कंट्रोल, सही प्रोडक्ट का इस्तेमाल, वो पेस्ट को सप्रेस रखेगा। तो पेस्ट जो है ये भी एक बहुत बड़ा मसला है, स्पेशली वाइट फ्लाई। इसके अलावा पिंक बोलवॉर्म है, जो हमारी बीटी टेक्नोलॉजी जो मैंने पहले बात की वो इतनी पुरानी हो चुकी है कि उसमें पिंक के ख़िलाफ़ अब वो ताकत वो नहीं है कि कंट्रोल कर सके। तो पिंक के लिए हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में जाना चाहिए। तो पिंक बोलवॉर्म भी एक बहुत बड़ा मसला है। तो ये मेन चीदा मसले हैं जो कपास की पैदावार की कमी का बायस बन रहे हैं। ज़बरदस्त सही साहब, आपने ये जो इसकी कमी की वजूहात बताई हैं ये यकीनन हमारे लिए बड़ी रहनुमा फुल हैं। तो इसको देखते हुए अखलाक साहब बताइए कि ये हमारी जो मौजूदा काश्त को काटन की जो है पाकिस्तान में, इसको आप कैसे देखते हैं? मेरे ख्याल में जी इस दफ़ा अगर हम देखें तो हमारी हुकूमत ख़ास तौर पे जो हुकूमत पंजाब है वो कपास की अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने कपास की बहाली का एक फुल फ्लैज प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है, जिसके अंदर जो तस्दीक शुदा बीज है उसकी फ्राहमी के लिए उनकी काविशें हैं। इसके अलावा एक सब्सिडी प्रोग्राम उसके ऊपर लॉन्च किया हुआ है। पिंक बॉलवर्म जो सही साहब ने जिक्र किया, उसकी मैनेजमेंट के ऊपर एक स्पेशल जो है ना वो गाइडलाइंस गवर्नमेंट की तरफ से आई हुई हैं। तो मेरे ख्याल में ये सारी की सारी एक जो मरबूत तरीका है, इसी को अडॉप्ट करके हम कपास को वापस अपनी जो है ना वो असली हालत पे ला सकते हैं और इसका ज़ेर काश्त रकबा और जो फार्मर की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको हम यकीनी बना सकते हैं। सर, कपास की अच्छी पैदावार लेने के लिए कौन से काश्तकारी अवामिल हैं जिनका ख्याल रखना ज़रूरी है? कपास के लिए ज़मीन की तैयारी जो है, ज़मीन जो है गहरी तैयार करनी चाहिए और काश्त पटड़ियों पे करनी चाहिए। दूसरा ये है कि अच्छे बीज और म्यारी बीज का इस्तेमाल किया जाए। जैसे हमने पिछले सवाल में भी यही बात की कि सबसे बड़ा कपास के डिक्लाइन का, पैदावार का सबसे बड़ा मसलों में से एक मसला अच्छे और म्यारी बीज का भी है। उसकी बेहतर बनाएं फ्राहमी कि आपके पास अच्छा बीज हो, और बीज को जहर लगाना कभी ना भूलें। तो जहर लगाने के फ़ायदे हम बाद में भी बात अभी करते हैं कि क्या फ़ायदा हो सकता है, लेकिन ये कि हमेशा सीड ट्रीटमेंट करके बीज को इस्तेमाल करें और 6 से 8 किलो बीज जिसकी अच्छी जर्मिनेशन हो उसको इस्तेमाल करना चाहिए। और दूसरा ये है कि शुरू से ही अगर आप चोकों के साथ लगा रहे हैं या प्लांटर के साथ लगा रहे हैं तो ये मुमकिन बनाएं कि पौधों की तादाद पूरी होनी चाहिए। 1 एकड़ के अंदर जैसे 20 से 25 हज़ार पौधे होना बहुत ज़रूरी है। अगर पौधों की तादाद पूरी होगी, अच्छी जर्मिनेशन होगी, तो ये बुनियाद है बहुत अच्छी पैदावार लेने की। जैसे कि अच्छे पौधे और अच्छी उनकी नंबर ऑफ़ जर्मिनेशन, उनकी पौधों की तादाद की अहमियत है। तो इसको देखते हुए सर अखलाक साहब आप बताइएगा कि ये जो कपास के लिए खादों की क्या सिफारिशात हैं? खादों का तयन जो है वो पौधे की ज़रूरियात के मुताबिक और ज़मीन का जो इनहेरिट पोटेंशियल है उसको देखते हुए किया जाता है। तो इसके लिए जो बुनियादी चीज़ है वो ज़मीन का तजज़िया है। उससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि कौन से जो खुराकी मुरक्बात हैं वो ज़मीन के अंदर पहले से मौजूद हैं और क्या हमें डालने की ज़रूरत है। अगर हम इसकी ग्रुपिंग करें तो हम फास्फोरसी खाद है, पोटाशियम खाद है, या उसके अलावा जो नाइट्रोजन खाद है, ये 3 जिनको हम मैक्रो न्यूट्रिएंट की बात करते हैं ये हैं। तो इनकी नेचर को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि जी जो फास्फोरसी खाद है या पोटाशियम की खाद है, जिस वक्त हम ज़मीन की तैयारी कर रहे हों, ये सारी की सारी उस वक्त डाल दी जाएं ताकि ज़मीन के अंदर एक रिज़र्व जो है ना वो इसका मेंटेन हो जाए। और नाइट्रोजन की खाद जो है वो किस्तों के अंदर दी जाए। पहली
अगर हम बात करें तो एक जनरल रिकमेंडेशन की अगर हम बात करें तो 1 से 1.5 बोरी जो है ना वो डाइमोनियम फास्फेट की रिक्वायरमेंट होती है। इसी तरह 1 से 1.5 बोरी जो है ना वो पोटाशियम की ज़रूरत होती है, पोटाश की खाद की। अब नाइट्रोजन की जब बात आती है तो पहली डोज जो पौधे को इब्तदाई मरहले के अंदर स्टैब्लिश होने के लिए चाहिए होती है, तो उसके लिए हम आधी बोरी जो है ना वो रिकमेंड करते हैं कि वो ज़मीन में डाल दी जाए तैयारी के वक्त। दूसरा मरहला पौधे की सबसे ज़्यादा खुराकी ज़रूरत उस वक्त होती है जब फुलगुडी का मरहला आता है, तो हम उस वक्त रिकमेंड करते हैं कि एक बोरी जो है वो यूरिया की उस वक्त अप्लाई कर दी जाए। अब पौधे की सेहत को देखते हुए, क्योंकि अगर हम नाइट्रोजन खाद का ज़्यादा इस्तेमाल शुरू कर देंगे तो उसके ऊपर कीड़ों का हमला, पौधे नरम हो जाएंगे और कीड़ों का हमला बढ़ जाएगा। अगर वहाँ पे स्ट्रेस आ जाएगा तो पौधा जो है ना वो अपनी फुलगुडी जो है वो गिराना शुरू कर देगा। तो एक बैलेंस जो है ना वो देखना, और इसके लिए वक्तन फ़क्तन ज़मीन का जो मुआयना करना है, फसल की हालत के मुताबिक अपनी सिफारिशात मुरतब करना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारी सिफारिशात यही हैं कि जी सितंबर का महीना जिस वक्त पहली चुनाई हो चुकी होती है और दूसरी के लिए तैयारी, उस वक्त तक जितनी भी नाइट्रोजन खाद है उसका इस्तेमाल जो है वो पूरा कर लिया जाए। और इसके अलावा जो हमारे सगीरा खुराकी अज्जा हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। लाइक अगर हम बोरान की बात करें, मैग्नीशियम की बात करें, तो इनकी कमी, आल्दो कि ये थोड़ी मिकदार में चाहिए होते हैं, लेकिन इनकी कपास के पौधे में बहुत ही ज़्यादा अहमियत है। इनका तवाज़न बिगड़ने की वजह से या तो फूल गुडी गिरना शुरू हो जाती है, या बहुत सारी पत्ते की जो जिसको हम डिसफंक्शनल कहते हैं, उस तरह की सिम्टम जो है वो नज़र आना शुरू हो जाती है। अखलाक साहब, जैसे आपने खादों की अहमियत बताई है और उनकी सिफारिशात बयान की हैं, तो इनको मद्देनज़र रखते हुए जो आपाशी है कपास में, उसकी क्या सिफारिशात हैं? काइंडली उस पर भी ज़रा रहनुमाई कर दें। जी, कपास बुनियादी तौर पे एक जो है ना वो खुश्की को पसंद करने वाला प्लांट है, जिसमें जितनी खुश्क एनवायरनमेंट होगा उतनी जो है वो इसको फेवर करेगी। लेकिन जो हमने खुराक ज़मीन में दी है उसको पौधे तक पहुंचाने के लिए जो मेन मीडिया है वो पानी है। अब पानी एक कपास की फसल को कितना चाहिए ये एक्चुअली डिपेंड करता है कि आप किस तरीका काश्त को जो है ना वो अपना रहे हैं। अगर आप पटड़ियों के ऊपर लगा रहे हैं और चोपा मेथड अडॉप्ट कर रहे हैं तो उसमें ये होगा कि जी पहले आप इरिगेशन कर देते हैं, जो फर्स्ट इरिगेशन की बात कर रहे हैं, और उसके बाद आप प्लांटिंग कर देते हैं। अब अगर आप प्लांटर से कर रहे होते हैं तो वो प्लांटिंग करने के बाद इरिगेशन हो रही होती है। अगर इसी तरह आप ड्राई सॉइल के अंदर यानी वतर सॉइल के अंदर ड्रिल करते हैं तो ड्रिल में आप नॉर्मल 30 से 35 दिन के बाद पहली इरिगेशन करते हैं, और उसमें डिपेंड करता है कि कितना वाटर कंजर्व आप जो है वो सॉइल के अंदर रखते हैं। एक चीज़ ये है कि कपास को पानी की फसल को कब ज़रूरत है ये फसल को देख के भी अंदाज़ा हो जाता है, और मौसमी हालात को। मसलन अगर 11 बजे के बाद आप जाएंगे तो सारे के सारे प्लांट विल्टिंग शो करेंगे, मुरझाओपन जो है ना वो शो करेंगे। इस तरह अगर 10 बजे से पहले अगर प्लांट जो है ना वो ये अलामत ज़ाहिर करता है तो वहाँ पे आप तयन कर सकते हैं। एक जनरलाइज फार्मूला ये होता है कि 10 से 12 दिन के बाद इरिगेशन, अगर मौसम खुश्क हो, जब मौसम बरसात शुरू हो जाता है तो फिर वहाँ पे उल्टा हिसाब है कि अगर इरिगेशन ज़्यादा है तो देन आपको पानी को ड्रेन करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर एक्सेसिव पानी जो है वो नाइट्रोजन और ख़ासतौर पे बाकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको लीच डाउन कर जाता है, और पौधे के जो रूट जोन है जिसको हम राइजोस्फीयर कहते हैं उससे वो ड्रेन कर देता है। लिहाजा मुनासिब इरिगेशन का वक्फा, आपाशी का वक्फा और मुनासिब मिकदार में पानी का तयन जो है ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि न्यूट्रिशन का अब्जॉर्प्शन मैक्सिमम जो है ना वो प्लांट करे, ना कि वो लीच डाउन हो जाए, और इसी तरह ना ही उसके अंदर मुरझाओपन जो है ना वो ज़ाहिर हो जाए। तो नाजरीन, आज हमने अपने ज़रई माहिरीन से सीखा कि कपास के जो बिजाई और खादों के इस्तेमाल और आपाशी के अहम जो सिफारिशात हैं वो क्या क्या हैं। तो इसी तरह हम इस नशिस्त में जो कुछ सीखा उस लर्निंग को आगे बढ़ाते हुए अगली नशिस्त में मज़ीद मसाइल पर बात करेंगे। अगली नशिस्त में आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।